कहते हैं हर एक कहानी का अंजाम होता है, पर क्या होगा जब अंजाम ही कहानी की शुरुआत बन जाए। हमारे आज की कहानी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ की है जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी, जो जिंदगी और मौत के बीच के एक राज को सामने लाती है। हेलो दोस्तों, हॉलीवुड पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। हमारे आज के कहानी का नाम है एजरेल। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब दुनिया का अंत करीब था और इस तबाही का कारण कोई शापित शक्ति या किसी तरह की कोई बीमारी थी, पर इसके असर से बहुत से इंसान बदल चुके थे। वो अधमरे और जले हुए शरीर के साथ काफी भयानक दिखते थे और उनका खुराक वो इंसान थे जो अभी तक बचे हुए और जिंदा थे। उन्हीं बचे हुए लोगों में से हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एजरेल है। वो एक जंगल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसका बॉयफ्रेंड जंगल में आग लगा रहा था, पर तभी एजरेल उस आग को बुझा देती है। असल में ये दोनों एक ग्रुप से भाग कर आए थे जिसका ये दोनों कभी हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने उस कल्ट को, उस ग्रुप को छोड़ दिया है। दरअसल इस दुनिया में अब सिर्फ गिने चुने इंसान ही बचे थे और जितने भी लोग बचे थे उन्होंने अपने गले के वोकल कॉर्ड यानी वॉइस बॉक्स को निकाल फेंका था ताकि कोई भी एक दूसरे से बात ना कर सके, क्योंकि इनका मानना था कि इंसान अपनी बातें करने की कला से एक दूसरे को मैनिपुलेट करते थे और दुनिया के तबाही का कारण भी यही था। यहाँ हम एजरेल के गले में भी एक निशान देखते हैं और ये उसी सर्जरी का निशान है जिससे उसके गले से वॉइस बॉक्स को निकाला गया था। ये दोनों किसी कारण से अपने ग्रुप से भाग रहे थे और इनका प्लान इस जंगल से बाहर निकलने का था। एजरेल का बॉयफ्रेंड जिसका नाम कैनन है, वो आग जलाने के लिए एजरेल से माफी मांगता है और एजरेल उसे एक ब्रेसलेट देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, पर तभी इनके ग्रुप के लोग इन दोनों को ढूंढ लेते हैं। ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं और कार की डिक्की में इन दोनों को डालकर यहाँ से वापस ले जाने लगते हैं। एजरेल कोशिश तो बहुत करती है डिक्की खोलने का, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और इन दोनों को वहाँ से अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है। एजरेल को एक खास जगह पे लाया जाता है जहाँ ग्रुप के और भी लोग पहले से मौजूद थे। फिर उसे एक चेयर पे बिठा दिया जाता है। असल में यहाँ एक रिचुअल यानी एक तरह की रस्म होने वाली थी जिसमें बलि चढ़ाई जाती है किसी इंसान की, और इस बार वो एजरेल की बलि चढ़ाने वाले थे। हालांकि एजरेल अपने इमोशंस के जरिए उन सब से कह रही थी कि ऐसा मत करो, मेरी बलि मत चढ़ाओ, पर उसकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसी ग्रुप की लीडर एजरेल के पैर में एक कट लगा देती है ताकि खून की गंध से वो क्रीचर्स आकर्षित हो। फिर ग्रुप के सभी लोग थोड़ी दूर जाकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके खड़े हो जाते हैं, जो कि रस्म का ही एक हिस्सा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसका मतलब वो शैतान अब इनकी तरफ बढ़ रहे थे। एजरेल काफी कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की और किसी तरह वो अपने एक हाथ को खोल लेती है, पर तभी ग्रुप का एक मेंबर एजरेल को देख लेता है और वो उसे वापस से बांधने उसके पास जाता है, पर एजरेल अपने बचाव में लकड़ी का टुकड़ा उसके गले में घुसेड़ देती है और वो उस ग्रुप के मेंबर को पकड़ के मार देते हैं, जिसकी वजह से एजरेल को मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भागने लगती है और भागते भागते इनसे काफी दूर निकल जाती है। ग्रुप के सारे लोगों को जब ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ एजरेल भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाती है जहाँ वो अपने जख्मों को साफ कर लेती है। वो इस जंगल से भागने वाली थी, पर उसे अपने बॉयफ्रेंड कैनन को भी अपने साथ ले जाना था, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी एक रास्ते में उसे गाड़ी के पहियों का निशान मिल जाता है और उसका पीछा करते हुए एजरेल एक गांव में पहुंच जाती है। उसे लगा कि उसके बॉयफ्रेंड कैनन को यहीं लाया गया होगा और हिम्मत करके वो उसके आगे जाती है जहां चारों तरफ कंटीले तार लगाए गए थे और सभी जगह ग्रुप के लोग मौजूद थे। तभी एजरेल की नजर उस ब्रेसलेट पे जाती है जो उसने कैनन को दिया था, जिसको देखकर वो परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि कैनन को भी उन क्रीचर्स को बलि चढ़ा दी गई होगी और ये सब सोचकर एजरेल काफी दुखी हो जाती है। वहीं पे हमें ग्रुप की लीडर
को दिखाया जाता है जो एक चर्च के अंदर जाती है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे और वहाँ पर हम एक मेरिया नाम की लड़की को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और यही इस ग्रुप की मेन लीडर थी जो गॉड की आवाजें सुन सकती थी और उनसे बातें कर सकती थी। उस चर्च के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं जिनसे हवा अंदर आती थी और मेरिया उसी हवा को सुनकर सबको बताती है कि ईश्वर की क्या मर्जी है और वहाँ के सभी लोग उसकी बातों को मानते थे और इसी ने यजरेल की बलि चढ़ाने के लिए सभी को कहा था। पर तभी लीडर मेरिया को बताती है कि यजरेल वहाँ से भाग गई है, जिस पर मेरिया उस लीडर को गुस्से में एक थप्पड़ मारती है। पर तभी उस लीडर को चर्च के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ यजरेल मिल जाती है जो उस चर्च के नीचे छिपी हुई थी। वो यजरेल को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन यजरेल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ लीडर बेल बजाकर सबको इशारा कर देती है जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि उनके इलाके में कोई घुसपैठिया है। जिसके बाद सभी लोग यजरेल को वहाँ ढूंढने लगते हैं पर यजरेल किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वहाँ से भागने के दौरान यजरेल का एक हाथ जख्मी हो जाता है पर फिर भी वो वहाँ से बस दूर भागती रही और भागते भागते शाम हो गई। उसके हाथ से खून बह रहा था जिसे वो अधमरे सूंघकर उसके पीछे पीछे आने लगे थे। पर फिर भी भागते भागते यजरेल एक सड़क तक पहुंच जाती है और खुद किस्मती से उसे वहां एक गाड़ी वाला मिल जाता है। पहले तो यजरेल उसको देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो ग्रुप का ही एक मेंबर है, पर वो आदमी एक अच्छा इंसान था और वो यजरेल की मदद करता है। जिसके बाद यजरेल उसको इशारा करके कहती है कि जल्दी यहाँ से दूर चलो और वो आदमी उसको वहाँ से ले जाने लगता है। वो यजरेल से काफी सवाल करता है पर यजरेल उसको अपने गले का निशान दिखाकर कहती है कि वो बोल नहीं सकती। यजरेल मन ही मन सोच रही थी कि शायद वो इस मनहूस जंगल से बाहर निकल जाएगी, पर तभी उस आदमी के सिर पे गोली आकर लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये गोली उसी ग्रुप के एक मेंबर ने चलाया था और ड्राइवर के मरने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो जाती है और वो उस मेंबर को भी उड़ा देती है जिसने इन पे गोली चलाई थी और फिर वो गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण यजरेल भी काफी जख्मी हो चुकी थी। वो गाड़ी से बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि वो ग्रुप का मेंबर अभी भी जिंदा था और यजरेल उस पे हमला करके उसी के गन से उसको शूट कर देती है। जिसके बाद वो गन लेकर वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे आग जलती हुई दिखती है जहाँ उसका BF कैनन भी बैठा था। यजरेल उसको देखकर काफी खुश हो जाती है पर जब वो उसके पास जाती है तब वो एक जाल में फंस जाती है। असल में ग्रुप के एक मेंबर ने उसे पकड़ने के लिए स्ट्रैप को सेट किया था। यजरेल पेड़ से लटकी हुई थी तो वो रस्सी को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगती है जिस वजह से उसके हाथ में लगी चोट से खून जमीन पे नीचे गिरने लगती है और उस खून की गंध से वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और वो उस ग्रुप के मेंबर को मार देते हैं जिसने वहाँ उस ट्रैप को लगाया था। यजरेल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड कैनन अभी भी नीचे था और इससे पहले कि वो उसके पास जाती वो क्रीचर्स कैनन को भी मार देते हैं। क्रीचर्स को अब भी खून की स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से एक क्रीचर पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है पर यजरेल किसी तरह से उसके गले में रस्सी फंसाकर उस क्रीचर को मार देती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के मौत से बहुत दुखी होती है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वापस से उसी गांव में जाती है, फिर विसल बजाकर गार्ड का ध्यान भटका देती है। जिसके बाद वो चर्च के अंदर जाती है जहां उसके सामने मेरिया खड़ी थी। यजरेल यहाँ मेरिया से अपना बदला लेने आई थी और वो चाहती तो यहाँ उसको मार सकती थी पर यजरेल ऐसा नहीं करती क्योंकि मेरिया प्रेग्नेंट थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मेरिया उस पे हमला कर देती है और उसके सिर पे वार करके उसको बेहोश कर देती है। पर बेहोश होने से पहले यजरेल ने मेरिया के पेट को थोड़ा जख्मी कर दिया था। जिसके बाद ग्रुप के लोग मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और अब किसी भी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वो लोग यजरेल के चेहरे पे खून लगाकर उसको कॉफिन में बंद कर देते हैं। जिस कॉफिन में उसे बंद किया गया था वो नीचे से एक सुरंग से जुड़ी हुई थी और अब यजरेल उस सुरंग से अंदर जाती है जहाँ बहुत सारी हड्डियां थी। इस सुरंग के अंदर एक क्रीचर था जो यजरेल के ऊपर लगे खून की गंध से वहाँ आ जाती है। वो क्रीचर उसका पीछा करना शुरू कर देती है और यजरेल वहाँ से भागती हुई वापस
वापस उसी कॉफिन में आ जाती है। एजरेल यहाँ फंस चुकी थी और वो क्रीचर भी यहाँ आ चुका था, पर एजरेल के हाथ में लगे मरिया के खून की वजह से वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। मतलब ये था कि वो क्रीचर्स मेरिया के ऊपर हमला नहीं करते थे। जिसके बाद एजरेल कॉफिन से बाहर निकलती है और पूरे गांव में आग लगा देती है। वहां मौजूद सभी लोग उस आग को बुझाने की कोशिश में जुट जाते हैं और एजरेल इसका फायदा उठाकर बंदूक से सबको शूट करने लगती है। उसके सामने जो भी दिखता है वो उसे शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद वो फिर से चर्च के अंदर जाती है जहां मेरिया उसके ऊपर हमला कर देती है, पर अपने बचाव में एजरेल उसके गर्दन पे काट लेती है और इससे पहले कि वो मेरिया को जान से मारती वहां पर ग्रुप की लीडर आ जाती है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेरिया को लेबर पेन होने लगता है क्योंकि अब वो उस बच्चे को जन्म देने वाली थी। तब तक एजरेल उस लीडर को जान से मार देती है, पर मरने से पहले वो लीडर काफी खुश थी क्योंकि मेरिया ने उस बच्चे को जन्म दे दिया था। और वहाँ मेरिया अपने बच्चे को देखकर काफी घबरा जाती है और अपना गला काटकर खुद अपनी जान ले लेती है। एजरेल इस बात से काफी हैरान थी और वो अंदर जाकर उस बच्चे को गोद में उठा लेती है, पर तब तक वहाँ सभी क्रीचर्स भी खून की गंध से वहाँ पहुँच चुके थे। पर जब एजरेल उस बच्चे को देखती है तो वो बच्चा इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था और दिखने में वो एक बकरे की तरह था। दरअसल मेरिया और वहाँ के लोग जिसको पूछते थे असल में वो कोई भगवान नहीं बल्कि शैतान था और यही कारण था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी शैतान था। पर इस बात से मेरिया और वहाँ के लोग अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि वो शैतान की पूजा कर रहे हैं और यही कारण था कि मेरिया अपने बच्चे को देखकर डर गई थी और अपनी जान ले ली थी। और असल में वो क्रीचर्स वहाँ उसी बच्चे के लिए आए थे क्योंकि वो सभी क्रीचर्स उस बच्चे के गुलाम थे और अब वो बच्चा एजरेल के गोद में था और सारे शैतान वहाँ उसके आगे झुक जाते हैं। एजरेल के चेहरे पे भी एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।